नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पेशल बात करने वाले हैं मछली पालन के बारे में। मछली पालन के बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे जो मैंने भी बनाया, बायोफ्लोक फिश फार्मिंग हो गया या फिर तालाबों में जो खेती की जाती है। लेकिन आज का ये वीडियो हम बनाएंगे सिर्फ झींगा मछली के बारे में, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में देखा जाए तो झींगा मछली का काफ़ी क्रेज बढ़ रहा है। झींगा मछली पालन के बारे में बहुत से युवा आगे भी आ रहे हैं। तो इसी क्रम में आज मैं आया हूँ हरियाणा के सबसे पहले और सबसे पुराने और सबसे बड़े झींगा मछली फार्म पे। लगभग आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों बीघा ज़मीन क्षेत्र में ये फार्म आपको मिल जाएगा। तो झींगा मछली पालन कैसे किया जाता है, आप इसको किस प्रकार कर सकते हैं, कहाँ से इसकी जानकारी आपको मिल सकती है, तो डिटेल से जानकारी मिलने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। थोड़ा नाम बताइए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम अजीत बेनीवाल है। मेरा गांव ठुइयाँ है, ज़िला फतेहाबाद है जी, हरियाणा से। हरियाणा। तो अब ये बताइए कितने टाइम से कर रहे हैं? लगभग 2015 से चालू किया है जी। 2015 से। हाँ जी। तो कहाँ से उठा के लाया ये अड़ंगा? पहली बार देखा मैंने तो आज। ये जी सबसे पहले रोहतक में आया था ये जी। अच्छा। रोहतक में एक डेमो लगा था सरकार की तरफ से। अच्छा। ये 2014 में आया था वहाँ। फिर यहाँ धीरे धीरे फार्मिंग चालू हुई है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हरियाणा का सबसे पुराना फार्म है। हाँ जी। पहला फार्म नहीं, हरियाणा में पहले तो 14 में वो डेमो फार्म लगा था। उसके बाद 3-4 जगह लगा था। एक हमारे यहाँ लगा था, एक रोहतक में लगा था, एक भिवानी में लगा था, एक हिसार में लगा था, एक फतेहाबाद में लगा था। तो अब अगर झींगा 4-5 थे ये। जी, अगर झींगा मछली की बात की जाए तो आम मछली से किस प्रकार से अलग है झींगा फार्मिंग? जैसे अब मांगूर की जाती है बहुत सी जगह, पंकाज वगैरह की, उससे टोटली अलग है जी ये। उसमें इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें अगर बगैर एरिएटर भी हम काम कर सकते हैं जी। इसमें एरिएटर लगाना ज़रूरी है, बगैर ऑक्सीजन हम काम नहीं कर सकते। दूसरा, उसमें फ्लोटिंग फीड्स वगैरह यूज़ होती है, इसमें श्रिंकिंग फीड यूज़ होती है। अच्छा, ये दोनों। तो इसमें हाई प्रोटीन फीड यूज़ होती है, उसमें लो प्रोटीन फीड यूज़ होती है, और वो कम कॉस्ट में तैयार हो जाती है। हाई कॉस्टिंग वाला कल्चर है जी। अगर कॉस्ट की बात आ गई तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। मान लो 1 बीघा या आपके यहाँ 1 एकड़ बोल देते हैं, 1 किला, जो भी। हेक्टेयर का बता देता हूँ आपको। 1 हेक्टेयर पे आ जाओ। वो सबका बराबर होता है जी। हेक्टेयर में अगर अर्धन पौंड करते हैं, जैसे कच्चा तालाब, पी लाइन नहीं हो, पी लाइन यानी कि पॉलीथीन बिछा गया, पॉलीथीन नहीं हो, तो लगभग 22-23 लाख रुपए में पूरा 4 महीने का कल्चर निकल जाता है। मतलब शुरुआत में आपको 22 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं। उसमें आपका सबसे पहले खुदाई हो गया, बोरवेल हो गया, फिर एरिएटर हो गया, इसकी केबल हो गई, फिर इसका सीड है, फीड है, मेडिसिन है, डीजल वगैरह जो एक्सपेंस होगा, वो टोटल एक्सपेंस लेबर है, टोटल 22-23 लाख रुपए हो जाता है। तो दोस्तों, रेट सुन के तो आपको भी मज़ा आ गया होगा। बैलेंस बराबर है तो करने की सोचना, और बिना अधूरी जानकारी के कर मत लेना। बिल्कुल बिल्कुल। तो 22-23 लाख तो आपने इन्वेस्ट बता दिया। ये अर्धन पौंड का बताया मैंने, पी लाइन का अलग है जी। उसका कितना हो जाएगा? पी लाइन का आप लगभग मान के चलो लगभग 6-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा ही है। 30 लाख रुपए मान के चलो। 30 लाख 1 हेक्टेयर का। हाँ। यानी कि नॉर्मल मेरे यहाँ 5 बीघा, आपके यहाँ 3-3.5 बीघा जमीन किला बनती है। 2.5 एकड़ हो गई हमारी। 2.5 एकड़ हो गया। हाँ। अब खर्चा तो बता दिया, कमाई बता दो। अगर सही साठ जो अपन ने करा है वो सही तरीके से हार्वेस्टिंग हो जाए, प्रोडक्शन आता है, तो लगभग हम बराबर हो जाते हैं। अच्छा, नॉर्मल 30 लाख ही बच पाएंगे बराबर। हाँ, बराबर हो जाओगे पहला खर्चा। अगर बम्पर आता है तो आप 40 तक पहुँच सकते हो, वो मैक्सिमम है। तो 40 उससे ज़्यादा नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो तो मैक्सिमम है, बहुत बम्पर है जी वो। उसके बाद में अगले साल के लिए, क्योंकि एक साल तो अपन ने लागत लगाई है इसमें, जैसे पी लाइन करी है तो सारी चीज़ें अपन ने परचेज ही करी है। अगले साल कितना बचेगा फिर? अगले साल लगभग आप मान के चलो लगभग 1 हेक्टेयर पे लगभग 15-1 लाख रुपए खर्च आएगा। 15 लाख का खर्चा आएगा, बचने तो वही 30 लाख 40 लाख ही है। वो लगभग प्रोडक्शन ये 25 से 30 लाख रुपए होगी। यानी कि एकड़ का हिसाब से हेक्टेयर का देखें तो लगभग 12 से 15 लाख रुपए हेक्टेयर। 12 से 15 लाख रुपए हेक्टेयर का। हाँ। चलो सर, लागत हो गई, कमाई की बात हो गई। हाँ। अब मुद्दे की बात, ये सीड कहाँ से खरीद के आता है? आप खुद यहाँ करते हैं या कहीं से? सीड का बताते हैं जी। सीड इसकी हैचरियाँ तमिलनाडु, आंध्रा, वो कोस्टल एरिया जो भी है वहाँ हैचरियाँ इसकी जी। तमिलनाडु, आंध्रा हो गई ज़्यादा, मैक्सिमम और तमिलनाडु और आंध्रा से ही लेके आते हैं। आप भी वहीं से लाते हो? हाँ, वहीं से लेके आते हैं। तो बिकती कहाँ फिर? बिकती मैक्सिमम हमारे जो बायर आ रहे हैं वो आंध्रा और उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से ज़्यादा आए हैं। मैक्सिमम ये लेके गए हैं।
और थोड़ा थोड़ा शुरुआती दौर में गुजरात और महाराष्ट्र वाले भी लेके गए हैं। सीधा यहीं से बिक जाती है मछली? यहीं तालाब पे गाड़ी आती है, गाड़ी भर दी हमने, अपने खाते में RTGS हुई, पेमेंट आ गई, गाड़ी छोड़ दी। तो दोस्तों ये बात तो काफ़ी बढ़िया है कि पूरी तरह से एक कैश क्रॉप कह सकते हैं, आपके बेचने कहीं नहीं जाना, इस बात की बढ़िया सुविधा है कि आप ये फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको अपने घर बैठे खरीदार आ जाएंगे, आपकी मछली का जितना भी उत्पादन हुआ वो बिक जाएगा। भाई जी जैसे कि अपन ने सारी बात कर ली, मछलियाँ फार्म से बिक भी जाएगी, उसकी कोई समस्या नहीं है। हाँ जी। अब मछली है, लाइव स्टॉक काम है, बीमारी कुछ लगती है इनमें? बिल्कुल, बीमारी बहुत कम लगती है अपने उधर गुजरात, आंध्रा, उड़ीसा, उधर कोस्टल एरिया है ना, उधर क्योंकि फार्म से फार्म लगे हुए हैं, तो उधर एक से दूसरे फार्म में कंटामिनेशन होने के बहुत डर रहते हैं। वहाँ बीमारी के खतरे बहुत रहते हैं, जैसे WSSV है, EHP है, WSV है, EHP है, RMS है, ये काफ़ी बीमारियाँ उधर आती है। सारे नाम बताए बीमारियों के आपने? बीमारियों के नाम बताए हैं ये, लेकिन हमारे यहाँ ये बीमारियाँ नहीं आती है। अच्छा, तो आज तक हमारे नहीं आई। मुख्य रूप से कौन सी बीमारी लगती है इनमें? ज़्यादातर हमारे यहाँ व्हाइट फीकल ही आता है। क्या पहचान होती है उसकी? उसका इसके लीवर में दिक्कत होती है। वैसे ये खाना पीना बंद कर देता है, इसके लीवर में दिक्कत हो जाती है, तो फिकल वाइट आता है। फिकल जो होता है ना वो वाइट पानी के ऊपर आ जाता है, वो तैरना चालू हो जाता है, जिसमें वाइट फिकल आ गया, फीड छोड़ देता है। उसकी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो कवर हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं जी, आराम से। अब फीड की बात करें तो फीड कितना महंगा आता है और किस प्रकार दिया जाता है, कितनी बार दिया जाता है दिन में? फीड की टाइमिंग है जी, हर एक कंपनियाँ लगभग 4 से 5 टाइम करवाती है। लगभग मैक्सिमम कंपनियां 4 टाइम की फीडिंग रहती है इसकी, सबसे बेस्ट 4 टाइम ही होती है। फीड की कंपनियां काफ़ी सारी हैं, उनका नाम बताना है, नाम बता देता हूँ। नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सी है। ये लगभग मिनिमम 80 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो तक इसका फीड आता है। फीड आता है, हाँ। अब लगभग एरिएशन कर रखा है, हाँ, तो 24 घंटे चाहिए होता है? नहीं, दिन में तो फीड खाने के बाद 1-1.5 घंटा चलाना होता है। ठीक है, 4 टाइम फीड डालते हैं तो लगभग दिन में 3 टाइम चलाते हैं, 1-1.5 घंटा, यानी कि 3 से 4 घंटे। और रात में पूरी रात ही चलाते हैं ऑक्सीजन के लिए हम। रात को लगातार चाहिए, अगर बंद हो गया तो दिक्कत आएगी? अगर बंद हो गया तो हम जनरेटर स्पेयर के लिए रखते हैं, जनरेटर चाहिए। और दूसरा बता दें, लगभग 40-45 दिन तक रात में पूरी रात चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 घंटे चला दें तो वो बेहतर है। 45 दिन के बाद हमें प्रॉपर पूरी रात चलाना पड़ेगा जी। हाँ जी। तो भैया मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें मेडिसिन और फीड का हाँ जी टोटल खर्चा माना जाए वो कितना % हो जाता है? लगभग ये आप मान के चलो, अगर आप पूरा इंफ्रा हम अगर छोड़ देते हैं तो लगभग 50 से 60% खर्चा फीड और मेडिसिन का ही है। अच्छा, मेन खर्चे फीड और मेडिसिन ही है? हाँ, मेन खर्चा फीड और मेडिसिन ही है। ये तो एक बार लगाना है हमें, हर साल तो वही लगना है, फीड और मेडिसिन। और फीड का हम लेके चलते हैं तो लगभग एवरेजन एक तालाब लगभग 4 टन फीड खाता है। जैसे अभी ये मेरे पीछे दिख रहा है ये? हाँ, ये 4 टन फीड, ये 4 टन फीड खाएगा तो ही कुछ प्रोडक्शन देगा। ये कितना क्षेत्र होगा, ये एक पॉइंट दिख रहा है जो? ये 1 एकड़ है जी, 200 बाय 220 है। हाँ। इसमें कितने बीज डाले जाते हैं? इसमें हमने 1.5 लाख सीड छोड़ा है। 1.5 लाख? हाँ जी। कितने मरते हैं, कितने बचते हैं? ये तो सर्वाइवल लगभग अपना मैनेजमेंट अगर प्रॉपर है, सब कुछ हमारा बेस्ट रहता है, मैनेजमेंट ठीक से करते हैं तो सर्वाइवल लगभग 100% भी आ जाता है, 70 से अबो ही आता है। 70 से? हाँ। जैसे आपने 1.5 लाख बीज बोले, गिन कैसे जाते हैं? इतने छोटे तो बीज आते हैं यार, उनको गिन लेते हो? बिल्कुल आराम से गिन लेते हैं, रैंडमली पूरे, जैसे जितने बैग आए, जैसे 100 बैग डाल रहे हैं इसमें हम पॉलीथीन, 100 बैग आए हैं तो उनमें से एक पॉलीथीन उठा लिया, उस पॉलीथीन को उठा के हम चम्मच या फिर छोटी कटोरी या फिर ये चीनी मिट्टी वाला होता है ना, ये वाला लगे, इसमें हम आराम से 1 घंटा लगता है, 2-3 बंदे गिन लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, गिन सकते हैं आराम से, ये कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि यार अब मैंने बाज़ार में जैसे नॉर्मली मैंने मछलियाँ देखी है, मांगूर, राहू, कतला या पंकाज, 1-1 किलो की, और आप अभी हार्वेस्टिंग टाइम चल रहा है और मछली की साइज़ तो इतनी आ रही है, साइज ये मैक्सिमम मतलब कितनी बड़ी हो जाती है? ये मैक्सिमम हमने ना 20 काउंट तक बेचा है। 20 काउंट बोला तो 1 किलो में 20 पीस? 1 किलो में 20 पीस, यानी कि 50 ग्राम। 50 ग्राम का? हाँ, एक 20 ग्राम ये सबसे हाईएस्ट, इससे ज़्यादा नहीं होता है? हो जाता है बता रहे हैं, लेकिन हमने नहीं किया आज तक। हो जाता है, इसका मैक्सिमम 20 काउंट का भी भाव काफ़ी हो जाता है, हमारा 650 रुपये बिका है, काफ़ी हो जाता है। अच्छा, मतलब काउंट पे भाव आता है क्या इसका? हाँ हाँ, काउंट पे। अच्छा, काउंट के हर एक काउंट पे अप एंड डाउन रहता है इसका। अच्छा, मतलब 20 काउंट का 650 हो जाएगा, अगर 30 काउंट 35 काउंट आ रहे तो? 30 काउंट का अभी चल रहा है 480 रुपये,
और 40 काउंट का 380 रुपये, 50 काउंट का भी 330 रुपये, ऐसे डाउन होता जाता है, अप एंड डाउन रहता है। हर एक काउंट के ऊपर अप एंड डाउन है। अच्छा, हर एक काउंट पे अप डाउन हो जाता है। हर एक काउंट पे ही अप डाउन है। तो सबसे बढ़िया टाइम कौन सा रहता है? कब आप इसमें सीड डालते हो और हार्वेस्टिंग का टाइम कब रहता है? साल में कितनी बार हार्वेस्ट होती है? हमारे यहाँ लगभग टाइम ये आप मान के चलो मार्च 15 के बाद हम यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि 15 यहाँ मार्च के बाद। टेम्परेचर इसका मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री और मैक्सिमम इसका लगभग 35 डिग्री तक होता है जी, वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, तो क्योंकि उस टाइम 15-20 मार्च के करीब जाने के बाद लगभग इसका टेम्परेचर 20 डिग्री के करीब हम वाटर टेम्परेचर हो जाते हैं, तो उसे हम डाल सकते हैं। ये मान के चलो अब मार्च एंड से लेके और जुलाई 15 तक इसके बीच हम कभी भी डाल सकते हैं, तो प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, क्योंकि 15 नवंबर तक इसकी ग्रोथ लगभग चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे 15 मार्च से लेकर 15 नवंबर के बीच में जो टाइम है, अगर ज़्यादा तेज़ तरार है, मैं फास्टली हमारा आउटलेट ठीक है पानी निकालने का, तो हम पानी निकाल के 2 बैच ले भी सकते हैं। अच्छा, 2 बैच ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई लेता नहीं होगा। नहीं, हम एक ही लेते हैं। एक बार हमने लिया था दूसरा बैच, वो काउंट पे नहीं पहुंचा, वो हमें 45 काउंट पे ही बेचना पड़ा, क्योंकि ठंडी आ जाती है। कहाँ 20 काउंट का 45 काउंट? हाँ, ठंडी आ जाती है। तो सर, झींगा मछली पालन के बारे में तो लगभग आपने सारी जानकारी दे दी। अब ये बात है कि ये भारत में सबसे तेज़ी से फैलता हुआ काम है, हाँ जी, और जितना काम तेज़ी से फैलता है उतने ही ज़्यादा फ्रॉड भी फैलते हैं। हाँ जी, अगर कोई किसान भाई झींगा मछली फार्म करना चाहता है, हाँ जी, तो फ्रॉड से कैसे बच्चे, क्या क्या सावधानियाँ रखें? फ्रॉड से जी इसमें सबसे पहले तो लगभग इधर उधर से पूछ के जो भी मटेरियल ले वो पूछ के ले, जो कोई फार्मर पहले कर रहा है उससे पूछ के ले ले। दूसरा, हैचरी से सीड वगैरह अगर खुद जाके सीधा लेके आता है तो CA अप्रूव्ड हैचरी से ही ले। अच्छा, अप्रूव्ड हैचरी से ले, क्योंकि जब फार्मर इस लाइन में नया आता है तो उसको कोई नॉलेज नहीं होता है। हाँ जी, तो उसको लगभग पड़ोसी या फिर पड़ोसी फार्मर या फिर दूसरे कोई भी डीलर जिसे संपर्क करता है उनसे ले वो। तो जैसे आप यहाँ 6-7 साल से कर रहे हो, हाँ जी, आपने दूसरे फार्मर को भी जोड़ा होगा, उनको ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं? बिल्कुल। ट्रेनिंग की तो इतनी खास ज़रूरत नहीं होती जी इसमें। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, जैसे हमारा टेक्नीशियन, फीड का टेक्नीशियन होता है, फीड कंपनी का, मेडिसिन कंपनी का टेक्नीशियन होता है, वो जाता है, वो बताता है इसमें भी इसमें मिनरल डाल दो, पॉन्ड प्रिपरेशन में ये फीड सप्लीमेंट है, ये देना है, या प्रोबायोटिक है, जो कुछ देना है वो प्रॉपर चलता रहता है, जो वो बताता है उसके हिसाब से डालता रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। वैसे हम भी जाते रहते हैं, बताते रहते हैं, कोई नया फार्मर होता है उसको। सर, मैंने जहाँ तक सुना है कि ये खारे पानी में ही पैदा होती थी, हाँ जी, तो ये अकेला खारा पानी नहीं है जी, इसका पानी भी है, पहले चेक करवाना पड़ेगा अभी खारा कितना खारा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें ठीक से है कि नहीं है। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सैल्किनिटी है, पोटासियम है, हार्डनेस है, एल्किनिटी है, ये सब कुछ प्रॉपर ढंग से है कि नहीं। अगर प्रॉपर नहीं है तो उसमें कुछ ऐड भी करना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी, पानी का सबसे पहले वाटर टेस्ट रिपोर्ट होगी ना, तभी अवेलेबल सही से होगा। तो पी लाइन करना बढ़िया है कि आपने सीधे पौंड कर रखे, ये करना बढ़िया है? दोनों ही बढ़िया है जी। पी लाइन में आप और भी बेस्ट कर सकते हो अगर आपका मैनेजमेंट सही है। तो कुछ चीज़ मैंने सुना कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है पी लाइन का? फ़ायदा तो ज़्यादा अर्धन पौंड का दिया फ़ायदा, इसमें हमें ज़्यादा सफाई वगैरह नहीं करनी पड़ती, मड वगैरह नहीं मारना पड़ता। दूसरा, इसमें लेबर की कम ज़रूरत है। जैसे हमारे जैसे 10 एकड़ का तालाब है, किसी 10 एकड़ है टोटल, तो वो 3 लेबर से भी काम चला सकता है। अगर पी लाइन आपने कर रखा है तो आपको 6-7 बंदे चाहिए, क्योंकि हर 10वें दिन, जैसे 30-40 दिन का हो गया तब तक तो हमें मड नहीं निकालने, 30-40 दिन के बाद हर 10वें दिन आपको मड मारना पड़ेगा इसमें से, नहीं तो आपको अच्छे से तालाब बनाते वक्त आउटलेट अच्छे से छोड़ना पड़ेगा, फिर उसमें ज़्यादा ज़रूरत होती है लेबर की। अच्छा, ज़्यादा, क्योंकि पी लाइन में तो हम आर्टिफिशियल बनाते हैं, जो कुछ बनाते हैं ये तो नेचुरल है। ये बिल्कुल नेचुरल है पूरा। हाँ, वो पूरा में उसके लिए जो हम ये इन्वायरमेंट बनाते हैं आर्टिफिशियली बनाते हैं उसमें। अब शुरुआत में जो क्वेश्चन पूछना था, आखिरी में पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी वैरायटी डाल रखी है? ये वैसे देसी भाषा में तो हम इसको झींगा बोलते हैं जी, वैसे इसका सही नाम है लिटोपिनस वेनामी। इसमें और भी वैरायटी आती है? इसमें है मीठे पानी की, सकैम्पी बोलते हैं उसको, मीठे पानी की होती है वो, उसका प्रोडक्शन कम है और उसका कल्चर का टाइम लंबा है, 7-8 महीने के लगभग है, और वो उसका प्रोडक्शन भी थोड़ा कम होता है, बता रहे हैं, हमने तो एक्सपेरिमेंट किया नहीं। अभी तक अपन यही कर रहे हैं, बेनामी वेनामी की है शुरू से लेकर अब तक वही कर रहे हैं। तो सर, आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी है। मैं वीडियो को अब लंबा नहीं करते हुए मैं आखिरी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं,
झींगा मछली पालन के बारे में आप उनके क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि मेरे को लगता है बेनिफिट तो इसमें है, तब आप 7 साल से कर रहे हो, बाकी तो बंदा 1 साल 6 महीने में ही काम छोड़ दे। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो किसान भाई झींगा फार्मिंग के बारे में सोच रहा है? मैं जो भी यंगस्टर भाई है, बेरोज़गार है, उनको यही संदेश देना चाहूँगा भाई ये जो मछली पालन है ये बहुत बढ़िया काम है, इसका बढ़िया स्कोप है जी। इनको अच्छे से करें, मैनेज करें। जिस भाई ने अभी तक लॉस खाया है, नासमझी की वजह से खाया है या फिर किसी की वजह से खाया है, तो वो छोड़े नहीं, इसको प्रॉपर कंटिन्यूसली करें तो उसको फ़ायदा होगा। वो जो पैसा लगाया है, घाटा खाया है या वो उसी में निकाल सकता है। इसमें घाटे वाला सौदा नहीं है ये, अगर मैनेजमेंट से आप प्रॉपर करते हो। इसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। लाइव स्टॉक है, किसी चीज़ की कोई गारंटी तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मन से ढंग से अगर कोई करता है तो लॉस नहीं खाएगा। तो दोस्तों, भाई साहब का संदेश आपने सुना, मैं आपको एक संदेश देता हूँ। खर्चा आपने सुना होगा, 30 लाख रुपए इन्होंने बताया 1 हेक्टेयर का। तो जेब में पैसा नहीं है तो करने की सोचना भी मत। जेब में पैसा है, करने की आप सोच रहे हो, तो सबसे पहले 2 महीने निकालो, रिसर्च करो अच्छे से। जो किसान भाई ये फार्मिंग कर रहे हैं, भाई साहब का एड्रेस मैंने दिया है, चाहे आपको ज़रूरत है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर दे दूंगा, वहाँ आप इनसे बात कर सकते हो। यहाँ आके फार्मिंग सीखो, प्रॉपर सीखने के बाद करना, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने एक ही बार में खेती को बिगाड़ दी तो आपका कैरियर ही बिगड़ जाएगा। फार्मिंग बहुत बढ़िया है, मुनाफा अच्छा है, लागत भी अच्छी है, इसीलिए सोच समझ के करना है। ऐसा नहीं है कि 10-20 हज़ार खर्च करके आप काम चला रहे हो, 20-30 लाख लगा के काम चला रहे हो, तो बहुत बढ़िया तरीके से सोच समझ के इस काम को करना है। तो भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भाइयों के साथ इस झींगा मछली फार्म को दिखाने के लिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और झींगा मछली पालन के बारे में आपका क्या सोचना है बात, आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। और भाई साहब से बात करनी तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, नंबर मिल जाएंगे, आप वहाँ इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।